26th of January, Republic Day Parade. Hi everybody, today is 11th of January 2023. All the things you are waiting to achieve are on the other side of fear, Today we are going to talk about all these important topics in next about 40 to 45 minutes. See, इंफॉर्मेशन, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं स्पेशली डिजिटल एज में. एंडलेस स्क्रॉल है, एंडलेस कंटेंट हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी के नाम पे. कंज्यूमिंग इट वोंट मेक यू वाइज. आपको उसको बैंक भी करना पड़ेगा, उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा और रिवीजन भी करना पड़ेगा. सो बी वेरी केयरफुल. एग्जाम्स अभी पास आ रहे हैं 28 ऑफ मे. प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन आएगा, प्लेथोरा ऑफ कंटेंट आएगा, बट आपको केयरफुल रहना है. केवल इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं, उसका एप्लीकेशन भी बहुत ज़रूरी है. दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स. बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में हम ये पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी का. एट द सेम टाइम एप्लीकेशन पार्ट में हम ये टेस्ट सीरीज में सो मेनी 10,000 प्लस क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो यू कैन ज्वाइन दीज टू कोर्सेज. विजिट दिस वेबसाइट srajanindia.1. ज्योग्राफी क्लास कंटिन्यूड है. मॉर्निंग सेशन 11 AM पे. मॉडर्न हिस्ट्री शाम को हो रहा है. अवर टारगेट इज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मॉडर्न हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी और मॉर्निंग क्लास कंटिन्यू रहेगी ज्योग्राफी. सो बाय द टाइम जब नोटिफिकेशन आएगा मिडिल ऑफ फरवरी, हमारा कोर सब्जेक्ट सारे कवर हो जाएंगे. ओके, दिस इज टेलीग्राम क्विज एवरी डे इन मॉर्निंग. वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. जॉइन. दिस इज वोकैबुलरी. जिंजरली का मतलब है इन अ वेरी केयरफुल एंड कॉशियस मैनर. केयरफुल, सावधानी से. इट्स अ शैम मतलब वो केवल दिखावा है. अ थिंग दैट इज नॉट व्हाट इट इज परपोर्टेड टू बी. प्रिटेंस है, फेक है. रीअसर्ट करना मतलब साबित करना, पुष्टि करना, टू प्रूव और कंफर्म. प्यूटेटिव है मतलब दैट इज अज्यूम्ड है, जनरली कंसिडर्ड और रेप्यूटेटेड टू बी, ख्याति प्राप्त है. इफी मतलब है अनिश्चितता, फुल ऑफ अनसर्टेनिटी और डाउटफुल. सो ये आज के वोकैब वर्ड्स हैं. इफी, प्यूटेटिव, reassert, sham or gingerly. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is quiz number 230. Where there is no law, there is no freedom. ये कहा है लॉक ने. Man is born free but he is always in chain. ये रोसेसू का डायलॉग है. John Locke propounded which theory? The answer is social contract theory. Man by nature is a political animal. ये कहा है एरिस्टोटल ने. In which battle Napoleon was defeated? The answer is Waterloo 1815. So ये आंसर्स हैं कल के क्विज के. आज के सवाल हैं. Gen Avesta is the sacred book of which religion? What was the code name given to atomic bomb that exploded in Hiroshima during World War II? Who were the Axis powers in World War II? World War II में Axis power कौन थे? इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वियतनाम का. इसको किन्होंने हेड किया था? इनके नाम से एक सिटी भी है. The slogan Workers of the World Unite was associated to which revolution? So ये सवाल है आज के लिए. आज के सीसेट का ये पहला सवाल है. 4 एग्जामिनर हैं, आपको बताना है जो वर्क है अगर ट्वाइस द नंबर ऑफ आंसर बुक्स होगी तो कितना टाइम लगेगा. अगेन 10. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. आपको बताना है कि कैंडिडेट विल नॉट गेट ऑल द 4 करेक्ट आंसर करेक्ट होगा तो ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है. देन दिस इज राइटिंग प्रैक्टिस. सी, आज का सवाल बड़ा अच्छा है. अभी विश्व जो हमारा दिस डायस्पोरा को हमने सेलिब्रेट किया था और आगे प्रेसिडेंट मुर्मू मैम का एक बड़ा अच्छा स्पीच है जिसमें वो इंडियन डायस्पोरा को उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रही है. ये हमारा एक बहुत बड़ा एसेट है इंडियन डायस्पोरा एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है. सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंडियन डायस्पोरा पे एक नोट तैयार करिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो अरब में है, यूएई में है या फिर यूरोप में है या फिर अमेरिका में है, एवरीवेयर इंडियन डायस्पोरा. आइडेंटिफाई एनी 5 पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन फॉर देयर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस एट वर्ल्ड लेवल. तो ऐसे कुछ 5 इंडियन ओरिजिन नेम के नाम. लेट अस प्रिपेयर अ लिस्ट. सब इसमें वर्क करते हैं. 5 ऐसे नाम बताइए इंडियन ओरिजिन के और उनका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन भी बताइए. ये एक बहुत अच्छा टेम्पलेट होगा, रेडीमेड टेम्पलेट होगा जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो आंसर राइटिंग में, इंटरव्यूज में, एवरीवेयर. इंडियन डायस्पोरा, जैसे मिस्टर सुंदर पिचाई है गूगल अल्फाबेट के CEO. सो इनका कंट्रीब्यूशन. तो ऐसे और पीपल बताइए
नॉट ओनली टेक्नोलॉजी बट अदर एरिया एज वेल, अदर फील्ड्स एज वेल, इंडियन ओरिजिन के पीपल। ओके, और ये आज का दिस आज का सोशल मीडिया है। तो 26 जनवरी 2023 है। इस गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? अगर आप जानते हैं तो बताएं। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से चीफ गेस्ट कौन होगा? ये आज एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा चार्ट मैंने शेयर किया है वोकैबुलरी का। सी, वोकैबुलरी में ना वैरायटी होना चाहिए, वैरायटी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हर बार हम बोलें कि यू आर फीलिंग हैप्पी, you can use other words as well, like playful, content, interested, proud, accepted, powerful, peaceful, trusting, optimistic. These are like मिलते जुलते words. अगर आपने बोला कि यू आर इंटरेस्टेड है तो यू कैन से क्यूरियस है या इंक्यूजिटिव है। या आपने बोला यू आर फीलिंग पावरफुल तो आर यू फीलिंग करेजियस और आर यू फीलिंग क्रिएटिव। यू आर पीसफुल मतलब आप लविंग फील कर रहे हो या थैंकफुल फील कर रहे हो। ऑप्टिमिस्टिक है तो होपफुल है या इंस्पायर्ड है। ऐसे चॉइसेस ऑफ वर्ड्स, वेराइटी ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए हमारे हमारे लैंग्वेज में, हमारे वोकैबुलरी सेट में। ये वोकैबुलरी आप स्ट्रॉन्ग करिए, आप खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में वर्क करिए। अब दिस इज MOEFCC। MOEFCC ग्रीन रेजोल्यूशन फॉर लाइफ है। कुछ बहुत अच्छे टेम्पलेट्स हैं, जैसे ए फॉर एप्पल तो होता है, ए फॉर ऑल्टरनेट टू प्लास्टिक्स भी हो सकता है, ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जांपल, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को हटाओ, ये बड़ा अच्छा टेम्पलेट है। बैम्बू बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स, पेपर स्ट्रॉ, क्लॉथ क्लॉथ के बैग्स, इनको यूज करो। लोकली सोर्स्ड हो, इससे वहां पे एम्प्लॉयमेंट्स भी होगा। जैसे हम कभी खाने में भी जा रहे हैं तो प्लास्टिक प्लेट्स के बजाय पत्तल, वुडन स्पून्स, कटलरी, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। तो अब ये एक रेडीमेड टेम्पलेट है, अब इसको यूज करना, जहां भी मौका मिले इस पॉइंट को आप यूज करना। Similarly, this is B. B for biodiversity conservation. We should respect natural habitat. वॉकिंग, हाइकिंग ट्रेल, स्टिकिंग टू वॉकिंग पाथ, डोंट ट्रैम्पल ऑन द वेजिटेशन। जैसे हम अक्सर घूमने जा रहे हैं तो हम यहाँ साइडवेज डैमेज करने लग जाते हैं। नो नो, डोंट बाय प्रोडक्ट्स लाइक आइवरी। आइवरी प्रोडक्ट नहीं लेना है, बिकॉज इससे एनिमल्स, एलिफेंट पे बहुत एट्रोसिटीज होती है। लेदर प्रोडक्ट्स को हम अवॉइड करें, इसके बजाय आप आर्टिफिशियल लेदर लो, सोर्स्ड फ्रॉम एंडेंजर्ड स्पीशीज। का ग्रीन रिजोल्यूशन है, ग्रीन रिजोल्यूशन फॉर लाइफ में सी फॉर सर्कुलर। हमको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहिए। वाटर प्लांट्स विद वाटर दैट हैज बीन यूज्ड टू वॉश वेजिटेबल्स एंड लेंटिल्स, एक ग्रे वाटर भी होता है। पुराना न्यूज़पेपर है, उससे हम पैकेजिंग कर लेंगे, तो इससे सर्कुलर इकोनॉमी बनेगा। डी फॉर डिजिटल कॉन्शियसनेस, रिड्यूस करो द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट सेंड बाय ईमेल टू रिड्यूस द साइज ऑफ द मैसेज। हम चीजों को, नेसेसरी चीजों को रखें, कट द क्लटर। रेगुलरली डिलीट ईमेल्स, एम्प्टी करो रिसाइकल बीन, ई स्टेटमेंट्स एटसेट्रा। तो फिजिकल, जैसे ये पेपर होता है, पेपर भी कैसे बनता है? लकड़ी से बनता है। तो पेपर का यूज भी हमें ज्यादा करना है। तो गवर्नमेंट भी अभी एम्फेसिस किस में कर रही है? ज्यादा से ज्यादा ई ऑफिसेस बनाने में। ई ऑफिसेस मतलब पेपरलेस ऑफिसेस, पेपरलेस ऑफिसेस। देन ई फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, 5 स्टार प्रोडक्ट्स प्रेफर करो। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, एसी की जरूरत नहीं है, ऑफ करिए। हीटर लाइटर यूज में नहीं आ रहा है, बंद करिए। माइक्रोवेव, मिक्सर जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम मिनिमाइज करें, उसका यूज। एनर्जी को कंजर्व करना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सो कंजर्व एनर्जी। देन एफ फॉर फ्यूल वाइज, हम सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी रखें। जब गैस ऑन किया है तो उससे गैस बचेगी, गैस बचेगी। राइस लेंटल्स को थोड़ा सा सोक कर लेते हैं तो वो जल्दी पकते हैं। ईटिंग टुगेदर शुड बी प्रिफर्ड सो दैट फूड इज नॉट रीहीटेड मल्टीपल टाइम्स। सो फ्यूल वाइज बनना है, तो फ्यूल वाइज बनना है, एनर्जी एफिशिएंट होना है, डिजिटल कॉन्शियसनेस होना चाहिए, सर्कुलर इकोनॉमी होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना है, और ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक्स हमें ढूंढना चाहिए। ओके, सो दिस इज लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये लाइफ इनिशिएटिव, इससे सवाल 100% इस बार आएगा, लाइफ। ओके, अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज द फ्रंट पेज, वेंसडे जनवरी 11 2023। देन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, मेट्रो साइट एक्सीडेंट, ब्लैक बक। आज हम जानेंगे इस ब्लैक बक के बारे में। अडेप्टिंग टू चैलेंजेस, अडेप्टिंग टू चैलेंजेस, काफी सारे राज्यों का ये स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। कोलेजियम सेंड्स आउट नेम्स फॉर हाई कोर्ट जजेस। रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन का, इससे क्या लेसन्स है? यूनिपोलर, मोनोपोलर जो वर्ड है, मल्टीपोलर है, इसमें क्या लेसन्स है? और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, बिकॉज एक स्टेटमेंट भी है कि वॉर में कोई भी विनर नहीं होता, वॉर में सब लूजर्स होते हैं। कौन कितना बड़ा लूजर है ये डिसाइड हो सकता है आउटकम, बट इन द एंड एवरीबडी इज अ लूजर इन अ वॉर।
तो दिस इज ये टॉपिक आगे आगे हम डिटेल में एडिटोरियल में देखते हैं। अब देखो, ये एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जैसे यहाँ पे पेरू में एंटी गवर्नमेंट एजिटेशन हो रहा है, अभी ब्राजील में भी दिस जो गवर्नमेंट चुनाव हुए उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वहां डिफिकल्टी हो रहा है। सर्ज ऑफ डिसेंट, सर्ज ऑफ डिसेंट, तो दिस इज पेरू, पेरू साउथ अमेरिका, लीमा। Hundreds of protesters gather at the main plaza in the Andes city of Puno in support of outside President Castillo. यहाँ जो न्यूज है, दिस इज अगेन वी वोंट पे अ फार्दिंग मोर, ऐसा कहा यूनियन कार्बाइड ने। ये यूनियन कार्बाइड की क्या स्टोरी है कि एक डिजास्टर हुआ था, इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3NCO C2H3NO। ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइट है ये लीक हो गया, लीक हो गया, और वो भी मिड नाइट में, पोस्ट मिड नाइट में। और ये लीक हुआ एक पेस्टिसाइड प्लांट ऑफ यूनियन कार्बाइड से, जो अभी डाउ केमिकल्स के नाम से जाना जाता है, और ये हुआ था मध्य प्रदेश भोपाल में। यहाँ 40 टन ऑफ गैस लीक हुआ था, 40 टन, और ये 40 टन, और ये पॉइजनस गैस है। मिथाइल आइसोसाइनेट एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 21 ppm बढ़ गया था, जिससे विद इन मिनट्स बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ। इट इज वन ऑफ द वर्स्ट केमिकल डिजास्टर्स ग्लोबली, और इसका जो डेथ हुआ और जो सर्वाइवर्स थे, उन सर्वाइवर्स में आज तक इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे एक न्यूज ये भी आया था कि कोविड-19 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी MIC के सर्वाइवर्स थे, उनमें डेथ कैजुअलिटी ज्यादा हुआ है। तो द पॉइंट इज, इस गैस ने बहुत ज्यादा दिस डिजास्टरस लाइक जो लाइफ है उसमें डिजास्टरस इम्पैक्ट दिया है, पीपल अफेक्ट हुए। अब जब ट्रेजेडी हुआ तो इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट होगा, बिकॉज ये जो लीकेजेस हुआ इसमें यूनियन कार्बाइड का प्रॉब्लम था, यूनियन कार्बाइड का लूप होल्स थे, यूनियन कार्बाइड की तरफ से डेफिशिएंसी था। तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो डैमेज हुआ है उसको कॉम्पनसेट करें। तो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 आता है, और ये मैंडेटरी करता है कि आपको इंडस्ट्रीज को इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस लेना होगा। The premium for this insurance would contribute to Environment Relief Fund to provide compensation to victims of Bhopal-like disaster. So you have to like contribute because इस कंपनी के द्वारा ये एक्सीडेंट हुआ, तो जो जो जिम्मेदारी है वो यूनियन कार्बाइड के ऊपर आती है। अब यूनियन कार्बाइड बोल रहा है कि ऑलरेडी हमने बहुत सारा पैसा पे कर दिया है, कंपनसेशन $470 मिलियन का, ऑलरेडी करीब 715 करोड़ का यहाँ पे सेटलमेंट हो गया है। अभी अब ये बात हो रहा है कि फर्दर इसमें आगे क्या डायरेक्शन होना चाहिए। तो बात यह है कि कंपनी ने ऑलरेडी क्लेम किया कि 470 मिलियन पे कर दिया है डॉलर, वाई 50 करोड़ ऑफ द रिलीफ वाज नॉट डिसबर्स, यहाँ पे ऐसी बात है, लेट अस सी। तो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन रहा है, ये भी एंथ्रोपोजेनिक ही है, नेचुरल डिजास्टर से भी लिंक कर सकते हैं। जोशीमठ, जोशीमठ टाउन है, ये सिंक हो रहा है, यहाँ की बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही है। और रीजन क्या है कि यहाँ डेवलपमेंट एक्टिविटीज हुई, रोड्स, टनल्स, डैम्स एटसेट्रा, और ये हिमालयन टोपोग्राफी भी है, तो यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है और पूरा पूरा शहर नीचे ऐसे दिस सिंक हो रहा है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब ये नेक्स्ट है, यहाँ बात है ब्लैक बक का। ये ब्लैक बक कहाँ है? ब्लैक बक मिलता है, जैसे ये स्टेट एनिमल भी है बहुत सारे राज्यों का। ये जो स्पीशीज है ना ब्लैक बक या फिर एनिमल्स भी, ये भी समय के साथ इवॉल्व करते हैं, अपनी एडेप्टेशन करते हैं, प्रैक्टिसेस चेंज करते हैं, ये सर्वाइव करते हैं चैलेंजेस को। तो एक नया स्टडी आया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने, और इसने बताया कि ब्लैक बक कैसे सर्वाइव कर रहे हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस को, नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस को, चैलेंजेस को, उनके सर्वाइवल के लिए। तो ब्लैक बक इज फाउंड ओनली ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मेल्स हैव दिस कॉर्क स्क्रू शेप्ड हॉर्न्स, ऐसे हॉर्न्स होते हैं, ब्लैक टू डार्क ब्राउन कोट होता है, फीमेल का दिस फॉन कलर्ड होता है। एनिमल्स आर मेनली सीन इन 3 ब्रॉड क्लस्टर अक्रॉस द इंडिया, पर्टेन टू नॉर्थ, साउथ एंड ईस्टर्न रीजन्स। तो ये ब्लैक बक ऐसे मिलता है। अब इसके जैसे क्लस्टर्स है, एक क्लस्टर से राजस्थान तरफ हो गया, राजस्थान पंजाब इधर हो गया, एक थोड़ा सेंट्रल इंडिया की तरफ हो गया। तो द पॉइंट इज, ऐसे जो क्लस्टर्स हैं इनमें मिक्सअप कैसे होगा, स्पीशीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगी, जोग्राफिकल सेपरेशन। तो जोग्राफिकल सेपरेशन है और बीच में डेंस ह्यूमन हैबिटेशन भी आ गया, क्लस्टर्स सेपरेट हो गए हैं, तो स्पीशीज का इंटरेक्शन, एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर इंटरेक्शन कम हो जाता है। और अगर ऐसे इंटरेक्शन नहीं होता है तो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आती।
जैसे गिर के लायंस की प्रॉब्लम क्या है, वहां पे जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है, सारे गिर के लायंस केवल एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, तो दिस इज अ बिग रिस्क। सिमिलरली एलिफेंट्स में भी कल हमने देखा, एलिफेंट्स अगर रोम नहीं करते हैं, उनका जेनेटिक पूल डाइवर्स नहीं होता है, तो इट इज नॉट गुड फॉर स्पीशीज, फॉर द स्पीशीज। सो द पॉइंट इज कि ब्लैक बक में ऐसे इंटरेक्शन होना चाहिए सो दैट उसका जेनेटिक दिस एक्सपेंशन भी हो, जेनेटिक पूल एक्सपैंड हो। तो अभी जेनेटिक्स ये कलेक्शन किया जा रहा है, उनका कलेक्शन किया जा रहा है, जेनेटिक प्रोफाइलिंग की जा रही है 12 डिफरेंट लोकेशन से, और इनको देखा जा रहा है, इनका डीएनए देखा जाएगा, फीकल सैंपल्स देखे जाएंगे, और इनके बारे में स्टडी किया जाएगा कि ये जेनेटिकली किस डायरेक्शन में ये स्पीशीज मूव हो रही है। तो ब्लैक बक डिस्पर्स हो रहे हैं मोर देन एक्सपेक्टेड, बिकॉज उन्होंने देख लिया उनकी जो जो प्रोफाइल है, जो दिस एरिया है वो स्प्रेड आउट हो गया है, तो ये भी इनोवेशन करते हैं स्पीशीज और रास्ता निकालते हैं इंटरेक्ट करने का। दे ट्राई टू लाइक रोम एंड दीज बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, और दे ट्राई टू लाइक कि वो ज्यादा एक्सपैंड करे, इंटरेक्ट करे, और ये जो ह्यूमन बैरियर्स आ गए हैं इसको ओवरकम करे। बट अगेन इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि हम इस स्पीशीज का जैसे जेनेटिक स्टडी हो रहा है, और इनके जो इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स हैं, बायोडाइवर्सिटी के जो स्पॉट्स हैं, हैबिटेट है, इसको कंजर्व करें। तो स्पीशीज हैज मैनेज्ड टू सर्वाइव इन अ ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप, ऐसा कहा जा रहा है, बट दिस इज नॉट अ लाइक अ लाइसेंस कि हम ब्लैक बक कंजर्वेशन में एफर्ट स्टॉप कर दें। सीक्रेट टू सर्वाइविंग इन द फेस ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड थ्रेट टू द लैंडस्केप, ये स्टडी से पता चलेगा कि उनके डीएनए गट माइक्रोबायोम में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो एक स्टडी इज रिक्वायर्ड, और इसको हम जेनेटिकली यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। अब ये एक ब्लैक बक है, इस स्टडीज को एज अ टेम्पलेट यूज कर सकते हैं और ब्लैक बक को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे टाइगर, लायन, राइनो, एलिफेंट एक्सेट्रा में। बेंगलुरु मेट्रो वर्क साइट में एक्सीडेंट हुआ, कोल्ड वेव बहुत ज्यादा हो रहा है, दिस 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, दिस इज वेरी कोल्ड। हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, टाइम टू रिजॉइस, तो मकर संक्रांति है, आंध्र प्रदेश में ये ऐसे सेलिब्रेशन हो रहा है। इंडिया में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, सब मोस्टली हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं। देन दिस इज यूएस एम्बेसडर्स फंड टू हेल्प रिस्टोर पाइगा टूम कॉम्प्लेक्स इन हैदराबाद में। तो पाइगा टूम कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में, इसको रिस्टोर करने की बात है। हैदराबाद में, ये हैदराबाद में टूम है। टूम टूम क्या होता है, कैन यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टूम? क्या आगरा भी एक टूम है? आगरा का ताजमहल इज अ टूम, इज अ टूम? या फिर से हम बोले दिल्ली में फतेहपुर सीकरी, या फिर इधर फतेहपुर सीकरी, या फिर हुमायूं, ये क्या टूम है? टूम है आंसर। देन दिस इज एडिटोरियल, बैड एंड अगली। सी, ये जो फेस ऑफ हुआ, कन्फ्रंटेशन एटीट्यूड आ रहा है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का, ये गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। अ गवर्नर्स डिपार्चर फ्रॉम कन्वेंशन हैज सेट ऑफ अनसेवरी इवेंट। सी, तमिलनाडु में जैसे हम देखते हैं, जब सेशन आता है तो गवर्नर वहां पे, गवर्नर क्या होते हैं, गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो स्पीच किया, सरकार ने जो वर्क किया थ्रू आउट द ईयर, उसको लोग विधानसभा में प्रेजेंट करते हैं। तो जो गवर्नर विधानसभा में स्पीच देते हैं, वो इन सिंक होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो अप्रूवल दिया है गवर्नमेंट ने। बट अगर गवर्नर इस स्पीच से साइडवेज जाते हैं, तो फिर यहाँ कॉम क्या एक्शन लेगा? कॉम क्या फिर एक यहाँ पर गवर्नर के अगेंस्ट से कोई रिजोल्यूशन आने लग जाएगा? क्या गवर्नर इसको बीच में ही छोड़ के मीटिंग को, बिकॉज गवर्नर विधानसभा में वहां पे अपना स्पीच दे रहे हैं, तो वो क्या स्पीच छोड़ के बीच में जा सकते हैं? तो ये सारे जो प्रेसिडेंसेस हैं, ये सारी जो इवेंट्स हुआ है, दिस इज लाइक थोड़ा अनसेवरी इवेंट्स इन्हें कहा गया है। ये जो कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड हो रहा है गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर में, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर शुड नॉट डिपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट, जो गवर्नमेंट का टेक्स्ट है उसी को पढ़ते हैं वो वहां पे, एज इट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब जो मुख्यमंत्री है उसको जनता ने चुना है, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने चुना है, तो वो जो पॉलिसी है उसको गवर्नर को हाउस में बस अनाउंस करना होता है। मोस्ट चीफ मिनिस्टर हैव इन द पास्ट अवॉइडेड कन्फ्रंटेशन डिस्पाइट द ओकेशनल डिपार्चर फ्रॉम द कन्वेंशन। तो कई बार गवर्नर साइडवेज जाते भी है, तो यूजुअली चीफ मिनिस्टर वहां पे कन्फ्रंटेशन नहीं करता है, बट तमिलनाडु में कन्फ्रंटेशन हुआ, और फिर जो गवर्नर साहब थे उन्होंने हाउस छोड़ के वो चले गए, तो दिस इज अ बिग डेवलपमेंट। तो दिस अगेन टेल्स कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये विजिबल कॉन्फ्लिक्ट है, इसको दूर करने की जरूरत है।
The governor need not have a reacted in such a manner as there is no reason why a deviation from convention on the governor's part should not be met with an immediate response. That was also a deviation from convention. तो actually governor ने भी यहाँ पे confrontationist attitude अपनाया, chief minister ने भी अपनाया. तो ये दो events highlight करती है कि ये confrontationist attitude जो है constitutional functionaries में ये on the rise है. लॉन्गर टर्म में रोल ऑफ गवर्नर जो होता है, रोल ऑफ गवर्नर होता है वो एक काइंड ऑफ लाइक एक कनेक्शन होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक कनेक्शन. स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो पीपल इलेक्ट किया है, स्टेट के लोगों ने इलेक्ट किया है, तो उसका भी ड्यू दिस अकाउंटेबिलिटी होता है और ड्यू उसका डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, उसका रिकॉग्निशन एंड अथॉरिटी. तो अब इस सेंस में आगे कैसे आगे बात बढ़ती है, लेट अस सी. This is Bolsonaro should concede defeat and ask his supporters to stand down. तो जैसा ट्रम्प के टाइम पे हो रहा था कि ट्रम्प चुनाव हार गए बट उसके बाद कैपिटल रायट हुआ, सिमिलर टाइप चीज हो रही है ब्राजील में. बोल्सोनारो चुनाव हार गए हैं और यहाँ पर ये राइट्स हो रहे हैं. इसके इंटरनल हम इसमें मैटर में कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम बस ये बोलेंगे कि डेमोक्रेसी में सच टाइप ऑफ चीजें नहीं होनी चाहिए, पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए. लेसन्स फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर. सी, रशिया यूक्रेन वॉर ये एक रिडल है, एक मिस्ट्री है, एक एनिग्मा है. रशिया हमेशा से एक बहुत लाइक सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा है वर्ल्ड के ऑल थिंकर्स का. जैसे ज्योग्राफी में भी हम पढ़ते हैं तो एक हार्टलैंड थ्योरी आती है, मैकेंडर थ्योरी आती है. तो मतलब रशिया जो है ना ये हमेशा सब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, एनिग्मा, मिस्ट्री रहा है. विंस्टन चर्चिल 1939 में भी कहा कि रशिया इज लाइक यूनिक. रशिया की जो ज्योग्राफी है, कल्चर है, वो भी एक यूनिक कल्चर है. अब बात क्या होती है, फास्ट फॉरवर्ड टू 1945, वर्ड हो जाता है बाइपोलर. एक ग्रुप होता है यूएसएसआर का, दूसरा ग्रुप होता है यूएसए का, नेटो ग्रुप. इनके बीच में फाइट होती है, प्लस यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया. तो अब बस यूएसएसआर नहीं है तो नेटो की भी यूटिलिटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज नेटो तो एज अ रेस्पॉन्स टू यूएसएसआर था. बट नेटो कंटिन्यू करता है और नेटो एक्सपैंड भी करता है और नेटो यूएस रशिया के बॉर्डर स्टेट्स पे भी आ जाता है, जैसे कि यूक्रेन. रशिया अलार्म्ड फील करता है बिकॉज मॉस्को और यूक्रेन की दूरी बहुत कम है. यूक्रेन में अगर नेटो आ गया और यूक्रेन में नेटो मिसाइल सिस्टम, डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स हो गया तो ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा. तो व्लादिमीर पुतिन वार्निंग करते हैं कि ये हम होने नहीं देंगे. और फिर इससे पहले क्रीमिया एनेक्सेशन हुआ था 2014 में, और यूक्रेन में भी ऐसा था कि क्विकली ये सब कंप्लीट हो जाएगा, रशिया का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, बट ऐसा हुआ नहीं. यूक्रेन एक वॉर फ्रंट बन गया और यूक्रेन तो लाइक फेस है. यूक्रेन के बिहाफ में सारा सप्लाईज, इंटेलिजेंस, पॉलिसीज एक्सेट्रा सब नेटो प्रोवाइड कर रहा है और नेटो में भी यूएसए. तो इट इज लाइक अ प्रॉक्सी वॉर चल रही है यूक्रेन में, यूएसए वर्सेस रशिया की. अब बात ये आती है कि इसके आउटकम्स क्या होते हैं. अगर आप बहुत केयरफुली इस पूरे एपिसोड को देखो ना तो इसमें ना तो रशिया लूजर है ना यूएसए लूजर है. यूएसए को बहुत प्रॉफिट हुआ है इस यूक्रेन वॉर से. यूएसए का वॉर का जो बिजनेस है, दिस इज $1 बिलियन बिजनेस, और वॉर कहीं भी होती है यूएसए को बेनिफिट होता है उससे. तो यूएसए के लिए इट इज नॉट अ लॉस, इट इज अ लाइक वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस. इवन अफगानिस्तान एपिसोड भी यूएसए के लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहा है, इराक भी बहुत प्रॉफिटेबल रहा है यूएसए के लिए. सिमिलरली ये जो यूक्रेन क्राइसिस है ये रशिया के लिए भी बड़ा प्रॉफिटेबल रहा है. अब रशिया के सारे इंडिकेटर्स देखो, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, दे आर डूइंग गुड. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दीज टू जायंट्स आर फाइटिंग and these two giants are getting benefited, but what about Ukraine, what about ordinary people of Ukraine? यहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है. तो these things यहाँ पे वर्ड को समझने की जरूरत है. वर्ड जैसे जो रूल बेस्ड ऑर्डर जो चलता है, व्हाट इज दिस रूल बेस्ड ऑर्डर? रूल बेस्ड ऑर्डर मतलब इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, लॉज. ये ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस, लॉज जो हैं ये वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स ने बनाए. वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स भी मतलब यूएसए ने बनाए. ये जो वर्ड है रूल बेस्ड ऑर्डर, मतलब दिस इज डिजाइन बाय यूएसए. और इसको चैलेंज करना चाहता है रशिया, और अब चैलेंज करना चाहता है चाइना भी. तो लेट अस सी द एंड ऑफ द बिगिनिंग. तो आफ्टर रशिया यूएसएसआर का बाल्कनाइजेशन, वर्ड हो गया था यूनिपोलर. अब एट टाइम्स क्या होता है कि जो प्रोजेक्शन होता है पावर का वो कहीं ज्यादा होता है और एक्चुअली में वो कंट्री इतनी पावरफुल नहीं होती. तो जैसे रशिया का माना जा रहा था वो विद इन डेज पूरा लाइक ओवरकम कर लेगा यूक्रेन रेजिस्टेंस को, नहीं. अमेरिका की भी सो कॉल जो माइटी मिलिट्री है, इराक में सक्सेस नहीं मिला, अफगानिस्तान में सक्सेस नहीं मिला, वियतनाम में फ्लॉप शो था,
तो द पॉइंट इज कि ये जो वॉर वेज करते हैं, ये वॉर इनिशिएट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, सो कॉल्ड सुपर पावर, क्या ये एक सक्सेस है? वर्ल्ड के लिए सक्सेस है? बिकॉज सी इराक भी डिस्ट्रॉय हो गया, सीरिया भी डिस्ट्रॉय हो गया, अफगानिस्तान भी डिस्ट्रॉय हो गया, वियतनाम को भी सेटबैक हुआ, अभी यूक्रेन भी डिस्ट्रॉय हो गया। सो व्हाट इज दिस पॉलिसी? सो रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है अमेरिकन यूनिलेटरलिज्म हुआ। अमेरिका ने वॉर काइंड ऑफ स्टार्ट कर दिया आफ्टर 2001, एक वॉर स्टार्ट कर दिया, और वो लाइक वॉर था इन द मुस्लिम वर्ल्ड, डिड नॉट प्रोसीड, जैसा वॉशिंगटन ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। यूएस अफगानिस्तान इराक में हो गया, रशिया भी एग्रेसिव होता है, क्रीमिया सक्सेस था, जॉर्जिया में डिफिकल्टी आया, और यूक्रेन में रशिया को भी बहुत डिफिकल्टी आ रहा है। तो इन टोटैलिटी अगर आप क्लोजली देखो ना, अगर हिस्ट्री भी देखो, ये सब इंपीरियलिस्टिक पावर्स जो रही हैं, चाहे वर्ल्ड वॉर वन हुआ, वर्ल्ड वॉर टू हुआ, ये सो कॉल्ड सेल्फ इंटरेस्ट पे हुआ था, सेल्फ इंटरेस्ट। वर्ल्ड वॉर वन क्यों हुआ? आपस में सारे कॉलोनियल पावर अपना एक्सपेंशन करना चाहते थे, MAINS, मिलिटराइजेशन, अलायंस सिस्टम। देन इसके बाद वो लाइक इंपीरियलिज्म, फिर एक आता है नेशनलिज्म, और एक आता है स्पार्क, असैसिनेशन ऑफ आर्क फ्रांस दिस ड्यूक। सो द पॉइंट इज, ये यहाँ के जो इनके कंट्रीज के इंटरेस्ट है, वो वर्ड को समझने की जरूरत है, और ये जो वर्ड सेट किया है इसको चैलेंज करने की भी जरूरत है, ऐसा चाइना भी बोलता है। तो वर्ल्ड ने ये रियलाइज किया कि जो यूएसए है वो टिपिकल जो कोल्ड वॉर का टैक्टिक्स है वो रशिया के अगेंस्ट चल रहा है। फॉर एग्जांपल कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसीज की बात है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात है जो अमेरिका सेंट्रिक है, फिर रशिया एंड चाइना दोनों को चैलेंज करना है, फिर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, प्रॉक्सी वॉर होगा, प्रॉक्सी वॉर यूक्रेन के साथ, यूक्रेन को प्रॉक्सी बना के होगा। द आइडिया इज टू ब्लीड रशिया आउट इन यूक्रेन, और ये मतलब रोनाल्ड रीगन के टाइम से, यूएस प्रेसिडेंट के टाइम से ये पॉलिसीज कंटिन्यूड रही है। बट अगेन वियतनाम देखो, अफगानिस्तान देखो, तो किसी दूसरी जगह पे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे पावर प्रोजेक्शन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऑल्दो यूएसए के पास ये कैपेबिलिटी है, बट इट इज स्टिल डिफिकल्ट फॉर यूएसए एज वेल। और रीजनल पावर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, रीजनल पावर्स। तो लेट अस सी, चाइना का टेक अवे देखें तो हमें यहाँ ज्यादा कंसर्न रहना चाहिए, बिकॉज इस पूरी वॉर में चाइना को भी बहुत बेनिफिट हो रहा है। चाइना और रशिया दोनों पास आ रहे हैं। ताइवान में स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी जिस यूएसए ने अपना रखा है, जैसे अभी यूएस की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान पे विजिट किया था, और फिर वहां पर ये भी स्टेटमेंट आया बाइडेन का कि अगर ताइवान पे अटैक होता है तो यूएसए उसको बचाने के लिए आएगा। तो दिस इज स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी, एक तरफ वन चाइना पॉलिसी मान भी रहे हैं और ताइवान को भी ये लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो दिस इज देयर। यूक्रेन में क्या होता है, लेट अस सी, मिस्टर शी जिनपिंग के साथ भी कन्फ्रंटेशन पॉसिबल है। द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग। ये जो टैक्टिक्स है, इस टैक्टिक्स में कोविड-19 से जब वर्ल्ड रिकवर हो रहा था तो इससे क्या चैलेंजेस यहाँ पर आए। इंडिया के लिए जरूरी है कि अगर जैसे चाइना और रशिया का अभी जैसे बहुत दोस्ती बढ़ रही है, अभी एक स्टेटमेंट आया, नो लिमिट्स टू देयर फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। तो ये जो कोल्ड वॉर टाइप का एंटेंगलमेंट है, ब्रिंक्समैनशिप है, ये सब चीजें इंडिया के लिए एक थोड़ा डिफिकल्ट टाइम हो सकता है, बिकॉज एशिया का ये एक सेंचुरी है, और कल चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन होगा यूएसए का, तो इसका रैमिफिकेशन सब जगह देखने को मिलेगा। देन द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज कल्चरल रेनासांस, ये पीयूष गोयल साहब ने लिखा है। इंडिया एक बहुत पुराना कंट्री है, इंडिया का एक बहुत बड़ा, इंडिया इज एन आइडिया, सॉफ्ट पावर इंडिया का, हमारा कल्चर, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारा वैल्यू सिस्टम, इन सबको एक ग्लोबलाइज कर रहे हैं, ये एक आइडिया है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यहाँ पे अगेन बात है दिस रिमोट वोटिंग का, रिमोट वोटिंग, अब इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करिए। 16 जनवरी को खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, डेमो देगा, सारे जवाबों का आंसर देगा। तो अभी इस पे बहुत ज्यादा ऐसे ड्वेल करना, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ओपिनियंस बनाना इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। 16 जनवरी को जब इलेक्शन कमीशन खुद बताएगा तभी हम डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन से ही सुन लेंगे व्हाट इज दिस। ओके, देन डिक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी बट नो सेम सेक्स मैरिज, ये अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, लेट अस सी। देन वर्ल्ड बैंक है, ग्रोथ स्लैश किया, एयूएम म्यूचुअल फंड्स है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जेम एंड ज्वेलरी डिक्लाइन हुआ है, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में रेसेशनरी टेंडेंसी दिख रही है। ओके, तेलंगाना और आंध्रा, सी तेलंगाना नया राज्य बना 2014 में, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया, और बिकॉज तेलंगाना है और हैदराबाद कैपिटल थी और आंध्रा अलग हो गया,
तो जो इंस्टीट्यूशंस है, इवन कैपिटल भी कैसे शेयर करें, नई कैपिटल्स बनाए, इसमें अभी भी टसल चल रहा है, अभी भी शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज में टसल चल रहा है। आरबीआई ने रिवाइज कर दिया है गाइडलाइंस फॉर लॉकर मैनेजमेंट। लॉकर क्या होता है? लॉकर मतलब बैंक्स में आपके लॉकर है, वहां पे आप अपने इंपॉर्टेंट दिस आर्टिकल्स वगैरह वहां पे रख सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू एनहेंस द सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर्स जो बैंक में है, आरबीआई ने ये एक गाइडलाइन यहाँ पर इशू किया है। Banks would now be allowed to obtain a term deposit at the time of allotment to a consumer. It would cover 3 years' rent, and the charge for breaking open a locker should the locker hirer neither operates it or nor pay rent. तो मतलब आपको एक किराया 3 साल का देना पड़ेगा लॉकर का, और अगर आपने किराया नहीं दिया, उसको ऑपरेट भी नहीं किया, तो बैंक वो लॉकर तोड़ के उसको एक्सेस कर सकता है। फॉर लॉकर्स ऑपरेटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लाएगा कि वहां पे साइबर सिक्योरिटी वगैरह ये सब टॉपिक्स वहां पे कवर होंगे। ये जो साइबर सिक्योरिटी है ना, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट, लाइक वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा पिलर बन गया है। जैसे अभी न्यूज आ रहा है अमेरिका में सारी फ्लाइट्स वगैरह सब ठप हो गया है। वाई? बिकॉज कुछ ग्लिच आ गया है, साइबर वॉरफेयर भी हो सकता है। कुछ टाइम पहले एम्स में पूरे सर्वर्स डाउन हो गए थे, और वहां पे लाइक सारा पेशेंट्स को बहुत डिफिकल्टी हो रहा था। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, फ्लाइट, रेलवे, स्टॉक मार्केट्स, बैंकिंग सिस्टम, ये सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। यूनिटी एंड कॉन्फ्लेंस, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। एम्पैनल का मतलब होता है एंटर्स इनटू अ लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव जूरर्स सेलेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट। लाइक पैनल, एम्पैनल एक लिस्ट है, उससे एक सेलेक्ट लिस्ट है, उससे एम्पैनल करना। हाउ आर द जजेस एम्पैनल फॉर दीज कॉम्पिटिशंस? ओके, ये कल के सवाल थे। हार्वेस्ट फेस्टिवल गारो ट्राइब बनाती है वंगाला, और हार्वेस्ट फेस्टिवल नुआखई है उड़ीसा का। तमिल मंथ है थाई, उसमें पोंगल सेलिब्रेट होता है। लोहरी अभी पंजाब में होगा, आ गई लोहरी, सेलिब्रेटेड इन द पंजाब रीजन ऑफ इंडिया पाकिस्तान। बिहू भी इंपॉर्टेंट असमीज फेस्टिवल है, और भोगाली बिहू, माघ बिहू ऐसा है। जलीकट्टू एक दिस विजुअल, द इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टोन है दिस जलीकट्टू। ओके, भोगाली और माघ बिहू, कल जलीकट्टू का ऐसा विजुअल आया होगा, तो वो जलीकट्टू है। जैसे ये क्या है, आइडेंटिफाई कर सकते हो इस हेलीकॉप्टर को, ये मार्स का है, मार्स पे है, नासा का मार्स मिशन है। ये कौन सा हेलीकॉप्टर है? नासा का मिशन है। कैन यू नेम नासा का कौन सा मिशन हेलीकॉप्टर गया था मार्स में? कैन यू आंसर? सो दिस इज दिस। अब डीएसी को नोड मिल गया है, आप इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करो। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इंडिजिनाइजेशन ऑफ दिस डिफेंस सेक्टर। जैसे हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल है, हेलिना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, या फिर शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम है, नेवल शिप्स है। तो द आइडिया इज डिफेंस में हम इंडिजिनाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोकल मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करेंगे। कोलेजियम सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन बैंक है, बेंच है। इंडियन डायस्पोरा एक यूनिक फोर्स है इन द ग्लोबल सिस्टम। मुर्मू मैम ने कहा इंडियन डायस्पोरा इज ऑसम। अभी भारतीय प्रवासी दिवस भी था, इंदौर में था, और यहाँ बताया गया इंडियन डायस्पोरा इज सो इम्पोर्टेंट, कॉन्फिडेंट है, डोमिनेटिंग है, और इंडिया के वो ब्रांड एम्बेसडर्स है। इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। तो आज का जो सवाल है वो यही है कि आप ऐसे लोगों को ढूंढो, इंडियन प्रोफेशनल्स हुए, इंडियन ओरिजिन के पीपल हुए, जो वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छा इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसा 5 नाम बताइए, और इंडियन डायस्पोरा पे भी आप एक नोट तैयार करिए। दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। ये जोशीमठ रेसिडेंस है, जैसे देखिए बिल्डिंग्स यहाँ पे एक दूसरे से कोलाइड हो रही है। वाई? बिकॉज जो पूरा जोन है ये सिंक हो रहा है। देन ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी ट्रेड पैक्ट रियलिटी होगा। रिलेशंस बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर इज इम्पोर्टेंट। ये ब्राजील में टेंशन चल रहा है। यूके, रशिया, दिस यूक्रेन अटैक, चाइना, साउथ कोरिया, श्रीलंका। प्री पोल बजट अनलाइकली टू फीचर बिग रिफॉर्म्स, रूरल स्पेंडिंग टू राइज। तो सी अभी चुनाव है लोकसभा के 2024। 2023 का भी जो बजट आएगा फरवरी में, हम इसको भी कवर करेंगे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों। यहाँ बहुत ज्यादा सेफ हो सकता है, बिकॉज दिस इज प्री पोल बजट। रिफॉर्म्स नहीं होंगे जो रेगुलर, बहुत बड़े रिफॉर्म्स नहीं होंगे। स्पेंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशंस है। लेट अस सी। माइकल पात्रा आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर फिर बन गए। यूएस इन्फ्लेशन हिट जैम ज्वेलरी एक्सपोर्ट।
PLI offer sugar export. Utility year coal need may rise 8% on renewables. Okay. और ये कोहली का सेंचुरी है. ओके अब हम आंसर राइटिंग देखते हैं 4th-5th ऑफ जनवरी 2023 का. सी ये सारे सबमिशंस हैं. 2 सवाल थे. ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन. ज्योग्राफी क्या है? वर्ड ज्योग्राफी इज एवरीवेयर. ज्योग्राफी इज एवरीवेयर. और प्रिपेयर अ नोट ऑन द रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन वेस्टर्न घाट, जो ईस्ट भी जाती है वेस्ट भी जाती है, मतलब से वो अरेबियन सी की वाली भी और बे ऑफ बंगाल वाली भी, वेस्टर्न घाट्स. तो ये बहुत अच्छे सबमिशंस हैं. बस इसी तरीके से बहुत अच्छे से हमें वर्क करना है. आप लिखो, जितना लिखोगे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, आपका कंटेंट अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस आप में आएगा. सी नया कमेंट आ गया, वेरी गुड. सो द पॉइंट इज यू हैव टू पार्टिसिपेट. द सीक्रेट इज यू हैव टू पार्टिसिपेट. ओके बिगिन आपने कर दिया आधी बैटल, तभी जीत लिया आपने. सी शिवानी, आपने देखो कितना अच्छे से लिखा. यहाँ पे आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है. ज्योग्राफी, फिजिकल, ह्यूमन और दिस बायो. फिजिकल ज्योग्राफी के ये सारे पॉइंट्स हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के ये सारे डिसिप्लिन्स हैं. वेरी गुड. इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें. और ना यहाँ में इससे मार्जिन्स भी ड्रॉ कर लें. यहाँ मार्जिन्स ड्रॉ करें बिकॉज रियल एग्जाम कॉपी में ऐसे मार्जिन्स भी होंगे. दिस इज गुड. और कुछ और चार्ट्स बन सकता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन बन सकता है. थिंक. अब देखो ये वेस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट फ्लोइंग है. वेस्टर्न घाट्स की सारी रिवर्स हो गई. और आपका ये साथ ही साथ मैपिंग का भी ये वर्क करेगा. दिस इज रियली गुड. बायोजियोग्राफी एटसेट्रा गुड. कामिल आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो और बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड हो. स्टार नहीं करना है, 1 2 3 4 करना है. ज्योग्राफी, दिस इज गुड. ब्रांचेस जैसे लिखा ना 1 फिर ABC, आप रोमन न्यूमरल्स भी यूज कर सकते हो. जब भी हमें ऐसे ड्रॉ करना होता है, बुक्स में तो हो जाता है, बट कभी भी हम ऐसा टेढ़े नहीं लिखते हैं. आपको यहाँ इस बॉक्स में लिखना है ना, तो लिखना हमेशा हॉरिजॉन्टल चाहिए. हॉरिजॉन्टल, ताकि वो पढ़ने में है. जैसे ये लिखा है ना, ऐसे वर्टिकल नहीं लिखना चाहिए. हमेशा कोशिश करो, आप इस बॉक्स में नहीं लिखना है तो बाहर लिख दो, बट हॉरिजॉन्टल लिखो हमेशा. ह्यूमन ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी, वेरी गुड वेरी गुड. अब देखो छोटा सा मैप भी बना दिया. दिस इज अगेन गुड. और रिवर्स लिखो यहाँ पे. सी दिस इज गुड. वेरी नाइस, वेरी गुड कॉपी. नंदिनी, दिस इज गुड. सी ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, दिस इज स्टाइल इज गुड. फिजिकल, ह्यूमन, बायो, 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स भी लिख दिए. एक्सेलेंट. ये मैप वर्क अच्छा है. मैप वर्क ना पूरा स्पेस लेके बनाना चाहिए. कभी कंजूसी नहीं करो, पूरा स्पेस लो. ये 1 2 3 4, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड. दीपाली, दिस इज गुड. अब देखो अगेन यहाँ पे ना स्ट्रेट लिखो हमेशा. जो राइटिंग होती है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए. ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, देन फिजिकल, ह्यूमन, वेरी गुड. बहुत अच्छी कॉपी आपकी, फैंटास्टिक. रत्ना प्रिया, आप भी बहुत मेहनत से अच्छे से कर रहे हो. ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा. वेरी नाइस. देन दिस इज नेक्स्ट वन. दिस इज ज्योग्राफी. मैप बनाया. अब देखो ये मैप पूरा स्पेस लेके बनाया. अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए. देन डिवीजन, सारे पॉइंट्स लिख दिए. डैम्स, ट्रिब्यूटरीज एटसेट्रा, 1 बाय 1. तो सी टॉपिक भी प्रिपेयर हो गया. अब इससे कुछ भी सवाल आएगा रिवर का, आप उसका सही जवाब दे पाओगे. गजानन ने मराठी में लिखा है, तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है. आप बिल्कुल मराठी में लिखो, बंगाली में लिखो, गुजराती में लिखो, बट आंसर लिखो. दीपाली, दिस इज रियली गुड. सी बड़ा अच्छा मैप है ये. रीजंस फॉर ओरिजिन ऑफ रिवर्स बताया. अब सी ये डायग्राम, ज्योग्राफी मतलब डायग्राम. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नीट एंड क्लीन वर्क. वेरी गुड. कावेरी, सब ये तैयार हो गया. सौरभ की कॉपी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है. दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल. वेरी गुड मैप वर्क, एक्सेलेंट वर्क. ये चाहिए था यहाँ पे. वंडरफुल. सी सारी रिवर्स बता दिया आपने. लेफ्ट बैंक, राइट बैंक भी बता दिया. फैंटास्टिक. अदिति, दिस इज अगेन गुड. आप भी बहुत अच्छा लिखते हो. सी कितना अच्छा सिमेट्री है. तो कंजूसी नहीं करना है, ऐसे पूरा स्पेस लेके मैप बनाओ और ऐसे पूरा विजुअल्स करेक्ट रखो यहाँ पे. ओके, दिस इज फैंटास्टिक. देन दिस इज ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन. ये आपने चार्ट बनाया, 1 बाय 1 सारे एक्सप्लेन किए. फैंटास्टिक. प्रियंका, दिस इज गुड. ज्योग्राफी के बारे में बताया. गुड. ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, पॉइंट्स लिखे. वेरी नाइस. सी दिस इज वेरी गुड. कंसोलिडेट सारा लिख दिया. बुक्स एंड ऑथर्स भी आ गए. फैंटास्टिक. दिस इज रियली गुड. आपका कॉपी बहुत एग्जॉस्टिव होता है, बहुत रिच होता है, एनरिच्ड होता है. दिस इज रियली गुड. ये चीज रिवाइज भी अब अच्छे से करना है. हमेशा स्ट्रेट लिखना है. जैसे देखो प्रियंका ने ध्यान रखा है इस बात को. स्ट्रेट लिखा है. स्ट्रेट, हमेशा स्ट्रेट लिखना चाहिए. दिस इज गुड. ज्योग्राफी की ब्रांचेस हो गया, सब हमने अच्छे से कंसोलिडेट कर लिया. वेरी नाइस. सुप्रिया, तो देखो लिखने से कॉन्फिडेंस भी आता है, पीस ऑफ माइंड भी आता है, पढ़ाई बैंक भी होती है. तो लिखना तो सबको चाहिए. सुप्रिया, ये बड़ा अच्छा स्टाइल है. एराटोस्थेनस से स्टार्ट किया. ज्योग्राफी, डिसिप्लिन, देन ज्योग्राफी के बारे में बताया. दिस विजुअल्स आर रियली गुड. फिर ये डायग्राम है. इस डायग्राम को थोड़ा हम, मतलब ये जो लाइंस है ना, ये ऐसा बनाए कि वो बहुत क्लटर नहीं लगे. क्लटर नहीं लगे. थिंक शेड कर सकते हैं लाइट से, ऐसा ऐसा थिंक, पेंसिल से, लाइक दैट.
कृष्णा गोदावरी, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। रिवर्स इन केरला, फैंटास्टिक। प्रियंका मैप बनाया है, मैप थोड़ा और बेहतर हो सकता है, दिस इज गुड, थोड़ा और बेहतर। देन शुभांगी, शुभांगी दिस इज गुड, सी बहुत अच्छा मैप है, फैंटास्टिक। वेस्टर्न ईस्टर्न, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कॉन्फिडेंट रहो, यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। और आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, जिस तरीके से आप अप्रोच करती हो, योर अप्रोच इज रियली गुड। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ही आपका लेवल अप होगा। फंडामेंटल्स आपके बहुत अच्छे हैं, कोई बेसिक फ्लॉ नहीं है। ओके, दिस इज ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, सी बहुत अच्छे से ये बताया, फैंटास्टिक। निशा, दिस इज अगेन गुड, स्ट्रेट लिखना है हमें, है ना, स्ट्रेट लिखना है। ज्योग्राफी, सी शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में बना लिया, और ये मैप भी बना लिया। अब देखो मैप बनाया तो बहुत सारी चीजें समझ में आई ना, कौन सी रिवर कहाँ से, ऐसा होमवर्क करना चाहिए हमें। वेरी नाइस, वेरी गुड। सी इतना अच्छा कम्युनिटी है, आप इसको फायदा उठाओ इस कम्युनिटी का, दिस इज रियली गोल्ड, गोल्ड। मेंस आपका यूं क्वालिफाई हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट, केक वॉक होगा। हरजिंदर, दिस इज गुड। ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, सोशल साइंस के बारे में बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, वेरी नाइस, आप भी बहुत अच्छा लिखते हो, दिस इज गुड, वेरी गुड। देन नेहा, फिजिकल ज्योग्राफी, सी दिस इज गुड, स्ट्रेट लिखा है आपने, गुड। ह्यूमन ज्योग्राफी, वेरी नाइस, सी दिस इज वेरी वेरी नाइस, वेरी वेल रिटन। आपका राइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छा है, आप मेंस अच्छा करोगे। सत्या, दिस इज अगेन रियली गुड, सी आपका भी बहुत अच्छा कॉपी, सिस्टमेटिक, सी जो स्पेसिंग है कॉपी का, जो ब्यूटी होता है वो होना चाहिए। ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है कॉपी, दिस इज गुड। सिस्टमेटिक, रीजनल, ये क्या फर्स्ट इंप्रेशन डालता है, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा डालता है अगर ऐसे नीट एंड क्लीन कॉपी आती है तो। ओके, सैमुअल, सैमुअल भी बहुत अच्छा लिखता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी है। ब्रांचेस, फिजिकल, ह्यूमन, सी सारे पॉइंट्स आ गए। बायोजियोग्राफी, वेरी गुड। राम नरेश इज अगेन वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। एराटोस्थेनस से स्टार्ट किया, चार्ट बना दिया, पूरा ये अच्छे से हमने प्रिपेयर कर लिया, वेरी नाइस। दमन, दमन इज रियली गुड, सी आई एम सो हैप्पी, आप अच्छे से आंसर कॉपीज लिखो, आई विल रिव्यू ऑल ऑफ योर सबमिशंस। आप बस आंसर्स लिखो, मेंस आपका क्वालिफाई होगा, हमें फाइनल सिलेक्शन ही चाहिए, ऐसा नहीं कि बस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया, फाइनल सिलेक्शन भी चाहिए। धर्मेश, दिस इज गुड। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, आप भी बहुत सिंसियर हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको कंटिन्यू करो, यू आर रियली रियली गुड। सत्या, दिस इज वेरी नाइस। सत्या का कॉपी देखो कितना एनरिच्ड है, दिस इज गुड। शिवाक्षी भी बहुत अच्छा आंसर लिखती है, फिजिकल ज्योग्राफी, सी सारे कंक्लूजन्स, वेरी नाइस, सी दिस इज गुड। और ये रिवर्स के बारे में लिख दिया। अब ये स्ट्रैटेजी भी अच्छा है, दिस इज स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो गुड, सी दिस इज इनोवेटिव, गुड स्ट्रैटेजी। देन दिस इज गुड। सैम्बल ने भी अब बढ़िया डायग्राम बनाया है, डायग्राम शुरू में ही आना चाहिए, सारा डायग्राम शुरू में आना चाहिए। कावेरी, महादई, वेरी नाइस। मोना ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, सी कितना अच्छा हैंड राइटिंग है, साफ साफ है, नीट एंड क्लीन, मेंस अच्छा होगा आपका, इसको कंटिन्यू करो। वेस्टर्न घाट्स, वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, अब सी ये स्टाइल अच्छा है, सी तो वी लर्न एक दूसरे की कॉपी से सीखो। देखो ये कितना ब्यूटीफुल बना है कृष्णा और कावेरी का रिप्रेजेंटेशन, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप सब मिलके पार्टिसिपेट करो, अच्छे अच्छे आंसर्स यहाँ पे लिखो, आपको बहुत फायदा होगा। ओके, तो कल हम 6th का डिस्कशन करेंगे, 6th of January। ये 2 सवाल होंगे, इंडिया नेपाल और ग्रीन हाइड्रोजन, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।